अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है वो करनी है एम्बुलेंस पे। एम्बुलेंस, इसको रास्ता देना, ज़िंदगी को रास्ता देना है। और फिर हम उसको ये देखते हैं कि ये एम्बुलेंस जब कहीं पे हादसा होता है, खुदा न खास्ता कहीं पे प्रॉब्लम होती है, और फिर उसके अलावा वहाँ पे हादसात में कई लोग लुक़्मे अजल बन जाते हैं, कई लोग शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। उनको वहाँ से उठाना और बर वक्त हॉस्पिटल में पहुंचाना, ये ज़िंदगी का सफ़र है। अगर इस एम्बुलेंस को बर वक्त रास्ता नहीं मिलेगा या फिर इसके रास्ते में रुकावटें होंगी तो फिर वो ज़िंदगी जो है वो मौत की तरफ सफ़र कर सकती है। अगर ईदी की हम लाइन को देखें, टेलीफोन लाइन हर वक्त जो आपको ओपन मिलेगी वो है 115 की। ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी, इंसानियत के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, और फिर इस सफ़र को जारी रखा बल्कि इस ईदी ने। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत के इतराफ़ में उन्हें आला एज़ाज़ात से नवाजा, और अब ये सफ़र जारी है फैसल ईदी के साथ। नाज़रीन, इसी पे आज हमने बात करनी है, लोगों से रब्ता करेंगे, और ये जो टेक्निकल अफराद हैं कैसे लोगों से रब्ता करते हैं, एम्बुलेंस आप कैसे हासिल कर सकते हैं और इसका तरीक़ाकार क्या है, इस पे भी बात करेंगे, दीगर लोगों से भी बात करेंगे। आइए नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम आए हैं जो इस्लामाबाद आपारा का रीजनल ऑफिस है, ईदी सेंटर, और यहाँ से कंट्रोल किया जाता है कि पूरे रीजन में कहाँ कहाँ एम्बुलेंस है, किस तरीके से वो किस साइड पे मूव कर रही है, उसको किस मदद की ज़रूरत है। बहरहाल एहतशाम यहाँ के इस कंट्रोल रूम को जो है हेड करता है, उनसे पूछते हैं। एहतशाम के इस वक्त अगर हम यहाँ पे जब मौजूद हैं तो आपका कहाँ कहाँ पे रब्ता है? सर, इस टाइम हम टेलीफोन 115 जो इमरजेंसी नंबर है दी एम्बुलेंस सर्विस का, उसका पिंडी इस्लामाबाद में पूरा कोई भी कॉल करेगा ना, एमरजेंसी एम्बुलेंस रिक्वायर्ड है तो वो हमें 115 पे कॉल करेगा। इसके अलावा इसी कंट्रोल रूम से हम थ्रू वायरलेस पूरा पंजाब और केपीके कवर करते हैं। वहाँ से कोई भी हादसा हो, एक्सीडेंट हो, वो हमें बाय थ्रू वायरलेस रब्ता करेंगे। यहाँ पे हमारा मरी में पूरा वायरलेस सिस्टम लगा हुआ सेटअप है। तो केपीके में, पंजाब में, गुजरांवाला, या इधर से केपीके में है ये कोहार, टेक्सला, कोई भी है ना, वो थ्रू मरी रब्ता करेंगे। मरी फिर हमें यहाँ वायरलेस सिस्टम लगा है, वहाँ पे हमें रब्ता करेंगे कि जी यहाँ पे इतना एक्सीडेंट हुआ है, इस टाइम है, ये रिस्पॉन्स टाइम है, इतना इंजर्ड है। फिर वो एक्सीडेंट की नोयत दे के हम मज़ीद रिस्पांस करते हैं। अगर ज़्यादा लार्ज स्केल पे चाहिए तो अदर सिटीज़ से भी हम अपनी इन्फोर्समेंट करते हैं, व्हीकल्स भेजते हैं, वॉलंटियर्स भेजते हैं ताकि एक्सीडेंट को रिस्पांस किया जाए बर वक्त। अच्छा एहतशाम, इसके अलावा आपके पास एयर सर्विस भी है? एयरप्लेन्स भी हैं दो, और इसके अलावा पायलट्स भी हैं। तो जिनको भी रिक्वायर्ड होती है एम्बुलेंस सर्विस, अक्सर हमारे रब्ता करते हैं हमारे साथ ना 115 पे एयर एम्बुलेंस के लिए, तो हम उनको कराची हेड ऑफ से रेफ़र कर देते हैं और वहाँ से वो फिर एक्वायर करते हैं। हेलीकॉप्टर की सर्विस भी? जी हाँ, हेलीकॉप्टर है और एयरप्लेन भी है। एहतशाम, मुझे ज़रा तफसील से बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब कोई हादसा हो जाता है उनके पास नंबर का फुकदान होता है, रब्ता नहीं कर सकते। आपकी लाइनें कितनी हैं? 115 अगर नहीं मिलता, ये अल्टरनेट क्या होता है? सर, इसमें ये है ना कि 115 हमारा यूनिवर्सल नंबर है। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं से भी 115 कॉल करेंगे ना, वहाँ जो नियरेस्ट सेंटर होगा ना, उसको आपकी कॉल चली जाएगी। फिर हम उस थ्रू वायरलेस जो भी वहाँ पे नियरेस्ट व्हीकल होगी, हमारी एम्बुलेंस सर्विस होगी, वो फ़ौरन रिस्पॉन्स कर देगी वायरलेस। तो आपके पास मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ स्टेशनों के नंबर भी आपके पास होते हैं? जी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर? जी, हमारे पास पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के जो सेंटर्स हैं ना, उनके नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, हम फ़ौरन उनको उस तरह रेफ़र करते हैं। इसके अलावा हमारा सेकंड ऑप्शन जो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का सिस्टम है, वो थ्रू वायरलेस सिस्टम है, जो पूरे पाकिस्तान में हमारा वायरलेस सिस्टम इस टाइम चल रहा है। अच्छा, ये जो डिटेल हमने पूछनी होगी तो वो ये फिर हम किससे पूछेंगे कि ये किस हिसाब से आप एम्बुलेंस देते हैं और किस तरह वो काम करती है? सर, जब हमें कोई भी अटेंडेंट कॉल करता है, उसको पेशेंट या डेड बॉडी शिफ्ट करते हैं, हम उसको 115 पे कॉल करते हैं, हम फुल उसको गाइड कर देते हैं, आप कितना फेयर बनेगा। हमारा फेयर बिल्कुल इकोनॉमिकल है। इस तरह है कि अगर किसी ने पिम्प से यहाँ पे आरजीएच या पॉली क्लिनिक शिफ्ट करना है तो उसके सिर्फ 200 चार्जेस होंगे, बिल्कुल मुनासिब।
जब कहीं से भी नंबर आता है आप कैसे अटेंड करते हैं, आगे कैसे रेफर? पहले तो हमारा काम ये है उससे अच्छे तरीके से बात की जाए, फिर उससे पूछा जाए कि आपके पेशेंट या डेड बॉडी है, अगर वो कहे कि डेड बॉडी है फिर उस लिहाज से उसको गाड़ी दी जाती है। फिर हमें वो चार्जेस पूछते हैं कितने होंगे, अगर उसने आउट ऑफ सिटी जाना है तो उसके लिए बताते हैं कि इतने रुपीस पर किलोमीटर चार्जेस हैं, अगर उसने इन सिटी इस्तेमाल करनी है फिर उसको लोकल चार्जेस बता देते हैं कितने होंगे, और जितने किलोमीटर के हिसाब आपके चार्जेस होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। इधर वायरलेस सिस्टम भी है, वायरलेस सिस्टम यहाँ पे कन्वर्ट होता है, उसको कैसे अटेंड करते हैं? सर वायरलेस होता है, इसमें एक माइक लगा होता है, उसे प्रेस करके उसके कन्वर्सेशन करते हैं हम, आगे किसी सेंटर को कॉल करनी हो तो। यानी यहाँ से आप पूरे पाकिस्तान को राब्ता कर सकते हैं? जी सर, पंजाब में और KPK में हम रब्ता कर सकते हैं। 2 सूबों में। नाज़रीन, यहाँ पे जो वायरलेस सिस्टम है 2 सूबों में इसका कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पे इस कंट्रोल सेंटर में पूरे पाकिस्तान के साथ राब्ते के नंबर हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये मेरे कैमरे की वसादत से आप इन नंबरों को देख सकें, लेकिन हमारी ये भी कोशिश होगी कि ये नंबर जो है हम आपको बता दें कि किसी शहर में कहीं पे भी आपको एम्बुलेंस की जब ज़रूरत पड़े, चाहे किसी मैयत के लिए है, किसी एक्सीडेंट के लिए है, या किसी जो है पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए है, तो आप उस शहर में राब्ता कर लें। हमने अक्सर देखा कि अगर कहीं पे कोई हादसा होता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि हमने ईदी से कैसे राब्ता करना है और इस पेशेंट को किस हॉस्पिटल में ले जाना है, अगर हेड इंजरी है या फिर उसकी नौइयत के मुताबिक बहुत सारी जगहों पे नहीं मालूम होता। इसलिए ये जो यूनिवर्सल नंबर है 115, आप जब भी करें ये आपको हमेशा मिलेगा, ये बिज़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 लाइनें मेरा ख्याल है यहाँ पे काम कर रही हैं, और उसके अलावा हर सेंटर पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। कहाँ से आए थे, कब से हैं ईदी के साथ? मैं सारी ऑल लाइफ जो है ना ईदी में गुजारी है सारी ज़िंदगी अच्छा, जी। तो ये एक नेकी का काम, बस यही? ये बस नहीं, क्या क्या काम करते हैं आप? बस सारा को जो कुछ ईदी का काम मिल जाए वो कर लेते हैं। फिर जो कुछ कभी काम मिले, झाड़ू मारना मिले, किसी को मैयत उठानी पड़े, कुछ भी करना पड़े वो कर लेते हैं। आप ईदी के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देते हैं? मैं 2004 से ईदी में काम कर रहा हूँ एज ए ड्राइवर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब आप एम्बुलेंस चला रहे होते हैं तो रास्ते में बाज़ औक़ात रास्ता नहीं होता, लोग रास्ता देते हैं एम्बुलेंस को? बहुत कम लोग के रास्ता देते हैं। वो तो कहते हैं एम्बुलेंस का सायरन बजता है, हम भी इसके पीछे पीछे हो जाएं। कोई आगे घुसते हैं मोटरसाइकिल वाले, कोई पीछे से, तो बहुत मुश्किल से रास्ता मिलता है। हालांकि बाज़ औक़ात आपको साथ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको फौरी ब्लड की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल। हार्ट पेशेंट होते हैं हमारे पास अक्सर, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता है। आज का नौजवान जब किसी भी मसले में शामिल होता है तो उसमें इनकलाब ले आता है। इधर ये इंसानियत की बेहतरी के हवाले से नौजवानों के लिए आपका क्या मशवरा होगा? मैं यही कहूँगा कि सब नौजवानों को चाहिए कि एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में कम से कम अपना 1 साल 2 साल अपनी ज़िंदगी को दें एक इंसानियत की खिदमत की खातिर, ताकि आपके अंदर भी जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा हो और इंसानियत की हमदर्दी का भी जज्बा पैदा हो। जावेद साहब, ये जो आपका एम्बुलेंस का सिस्टम है, अगर कोई 115 पे करता है तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है आपका एम्बुलेंस देने का? तो जितने पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पंजाब और KPK में हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हमारी पोस्ट बनी हुई हैं और सारी पोस्ट के ऊपर एमरजेंसीज़ के लिए एम्बुलेंसेस खड़ी हैं वहाँ पे। तो सारी एम्बुलेंसेस के अंदर वायरलेस भी लगा हुआ है, और जैसे ही कंट्रोल रूम को ऑर्डर आता है और बंदा जो है ना हमारे ऑफिस, क्योंकि हमारे ऑफिस वहाँ भी हॉस्पिटल में बने हुए हैं, वहाँ पे जाते हैं, एम्बुलेंस मांगते हैं, तो हम कंट्रोल रूम से वायरलेस के ऊपर उसी वक्त एम्बुलेंस उसको प्रोवाइड कर देते हैं वहाँ पे। तो इसका क्या तरीक़ाकार क्या होता है, पेमेंट किस तरह होती है? देखिए जी, यहाँ पे हॉस्पिटल जो हमारी है 6 किलोमीटर के अंदर या 10 किलोमीटर के अंदर, इसके हैं प्राइसेस 200 रुपया टाउन के अंदर, शहर के अंदर जो है। तो उसके अलावा सर हम जो है ना वो चार्ज करते हैं, जो आउट ऑफ टाउन जाते हैं, आउट सिटी में, वो 50 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से, और ये वन साइडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल को 100 किलोमीटर गया है तो उसके चार्जेस बनेंगे 5000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा के कोई चार्जेस नहीं है। यानी ये जो आपकी सर्विस है, ईदी सर्विस है, ये बाकी भी प्राइवेट एम्बुलेंस है, छिपा है और बहुत सारी हैं, तो उनसे आपकी अर्ज़ां है, रेट कम है? सर ये आलमोस्ट हाफ से भी कम है,
क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी एम्बुलेंस जो है वो 200 रुपये में हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल नहीं जा सकते। या आप देख लें कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपने किसी भी जगह के ऊपर जाना है, हमारे वन साइड 1000 से ज़्यादा के चार्जेस नहीं बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अपारा में खड़ा हूँ, तो अपारा से आपने चक्री रोड के ऊपर जाना है, ये ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या रवात में जाना है तो ये मैक्सिमम 500 से 1000 के दरमियान में पैसे बनेंगे। तो इस तरह कोई भी जो बंदा है ना, कोई प्राइवेट एम्बुलेंस है या कोई और अदारा है, तो वो इतने चार्जेस में किसी सूरत नहीं जा सकते। चलो ये तो चार्जेस आपके आसान से हो गए, कम से कम हो गए, और कोई ऐसी डिज़र्विंग बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी आ जाते हैं, खुदा न खासा हादसा हो जाता है, उनके पास बिल्कुल वसाइल नहीं होते, उसका भी कोई ख़ास किस्म की कंसेशन है? बिल्कुल जी, जो भी बंदा किसी भी जगह के ऊपर एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारे हॉस्पिटल में भी ऑफिस बने हुए हैं, और यहाँ मेरे पास भी सिंपली एक एप्लीकेशन हमें चाहिए होती है ऑडिट के लिए, और साथ में उसकी आईडी की कॉपी। वो सिर्फ ये लिख दे हमें कि जी मैं एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता या मुझे डिस्काउंट दे दें, हम उसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन के ऊपर उसको फ्री एम्बुलेंस देंगे। जितने भी एक्सीडेंट ऑन द रोड होंगे वो सारे के सारे फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, चाहे उसके लिए गवर्नमेंट को हमारी एम्बुलेंसेस की ज़रूरत पड़ जाए, या रोड के ऊपर जो बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, या छोटे हमारे कॉल आ गई है 115 के ऊपर जी, एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर या जीटी रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, नज़दीक वाला ऑफिस वहाँ पे प्रोवाइड करेगा एम्बुलेंसेस, और वो टोटली फ्री एम्बुलेंसेस होंगी, उनके कोई चार्जेस नहीं होते हैं हमारे। तो आपकी ये जो सर्विस, एक तो एम्बुलेंस है गाड़ियों की शक्ल में, इसके अलावा एयर में भी है? जी सर, एयर में है, लेकिन ये दोनों एयर एम्बुलेंसेस कराची के अंदर हैं, यहाँ कराची। जी, हेले की और एयर की? एयर की, दोनों की। अच्छा, एक तासर भी है और काफ़ी हद तक हकीकत भी है। हमने अपने सर्वे में भी देखा कि एम्बुलेंस को रास्ता मिलने में भी दुश्वारी का सामना होता है, ऐसा है? जी बिल्कुल है जी, ये एक्चुअली डिसिप्लिन और शऊर की कमी होती है। समटाइम स्पेशली इस्लामाबाद जैसे शहर में तो हमें प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती, लोग शऊर हैं, बाशऊर लोग हैं, वो रास्ता दे देते हैं। लेकिन अगर अंदरूनी पंजाब में जाते हैं जिस वक्त, तो लोग केयर नहीं करते हैं। समटाइम बीच में पेशेंट होता है, समटाइम नहीं होता। लेकिन ये ट्रैफिक वाले यही समझते हैं जी खाली एम्बुलेंस को हूटर बजा रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना वो किसी एमरजेंसी में नहीं है। समटाइम तो बल्कि पुलिस वाले भी कहते हैं भाई हूटर क्यों बजा रहे हैं, अंदर पेशेंट नहीं है। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हम पेशेंट को लेने के लिए जा रहे हैं, या रास्ते में किसी जगह से एक्सीडेंट हुआ हुआ है और वहाँ से कॉल हुई और हम उसको ज़ख्मी बंदे को उठाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हूटर बजा रहे हैं। लेकिन मेरी आवाम से भी और तमाम जितने भी लोग गाड़ियाँ चलाने से अपील है कि बराए करम अंदर में पेशेंट हो या ना हो, एम्बुलेंस अगर हूटर बजा रही है तो उसका मतलब है वो किसी एमरजेंसी में है। अगर वो एमरजेंसी में नहीं है तो वो हूटर नहीं बजाएगा, हमारा ड्राइवर कभी भी हूटर नहीं बजाएगा अनटिल के वो किसी एमरजेंसी में नहीं है। बहुत सारे लोग जब हादसा हो जाता है उनको नंबरों का नहीं पता होता। 115 हर जगह रेलिवेंट है, जहाँ पे भी हादसा हो आपका नंबर 115 होगा। देखिए जी, मेरे पास तो सारे शहरों की लिस्ट भी पड़ी हुई है, वहाँ पे पीटीसीएल नंबर्स हैं। इसके अलावा 115 तमाम जितने भी पूरे पाकिस्तान में हमारे सेंटर्स हैं, उनके ऊपर आप जिस जगह पे करेंगे, जो नज़दीक वाला फ़ोन होगा उसके ऊपर 115 पे कॉल चली जाएगी, वो उठा के आपको रिस्पांस करेगा उसी वक्त। नाज़रीन, हम एम्बुलेंस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम इसका एक और पहलू देखते हैं कि इसकी कानूनी पोजीशन क्या है। तो हम आए हैं बैरिस्टर एहसान खोखर साहब के पास। बैरिस्टर साहब, ये जो एम्बुलेंस चलती है, बाज़ औक़ात इस तरह के भी ज़ख्मी उसमें होते हैं कि दो फ़रीक़ैन के दरमियान लड़ाई हो गई, कोई ज़ख्मी लेके जाना चाहते उसको जाने नहीं देते या रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई कानूनी पोजीशन भी है? हाशवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पाकिस्तान के हेल्थ के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो रोड्स के ऊपर लोग सफ़र करते हैं उनको एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आएगी। ये एम्बुलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो 1810 के अंदर जो फ्रेंच एक सर्जन थे आर्मी के, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया और इसका पहला नाम था फ्लाइंग एम्बुलेंस के नाम पे उसने किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि चूँकि इसके अंदर आप एक शख्स की जो जान है उसको लेके सर्वाइव के लिए लेके जाते हैं, और मेडिकल टर्म्स के अंदर इसको गोल्डन आवर्स कहते हैं कि 1 घंटा ऐसा होता है कि जिस घंटे के अंदर किसी शख्स की ज़िंदगी जो है उसे बचाई जा सकती है,
اور عموماً ایمبولینس کے اندر جو ہیں بوڑھے بھی آتے ہیں، اس کے بعد آپ کے جو لوگ ہیں جو ایکسیڈنٹس جن کے لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں، ان کی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہارٹ کے پیشنٹس جو ہیں اس کو لے کے جایا جاتا ہے. تو اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر SOPs بھی بنے ہیں کہ روڈ ایتھکس کے اوپر ہے کہ اگر آپ کو ایمبولینس آپ کی طرف آئے یا آپ کو پیچھے سے اس کا ہارن اور اس کی ریڈ لائٹ نظر آئے تو فوری طور پہ آپ سڑک کے لیفٹ سائڈ پہ گاڑی کو سٹاپ کر کے اس کو راستہ دیں. اور اگر آپ سگنلز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو اگر کوئی آئے تو فوری طور پہ اس کو لیفٹ کریں اور آگے جانے دیں. باہر کے ممالک میں تو یہ ہے کہ چونکہ روڈز لائنز جو ہیں ان کے اندر کافی فاصلہ ہوتا ہے تو وہ درمیان میں سے جو گاڑی ہے ایمرجنسی ہے جو گزر جاتی ہے، وہ ایمبولینس ہو سکتی ہے، وہ فائر بریگیڈ ہو سکتا ہے، وہ پولیس کی گاڑی ہو سکتی ہے، وہ کسی ڈاکٹر کی بھی گاڑی ہو سکتی ہے، چونکہ باہر کے ممالک کے اندر ڈاکٹرز بھی اپنی گاڑی کے اوپر ریڈ لائٹ لگا سکتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی آہستہ آہستہ اس کے اندر اویئرنیس بھی آئی ہے اور اس کے اوپر لیجسلیشن بھی ہے. اس وقت 2 پروونسز نے بھی اس کے اوپر کر لی ہے، سندھ نے بھی کر لی ہے. انہوں نے 1965 کا جو لا تھا اس کو ریپلیس کیا ہے 2019 کا موٹر وہیکل ایکٹ کے اندر. اس کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کو سینسٹائز کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ اٹ از رسپانسبلٹی آف ڈرائیور ہے کہ اگر پیچھے سے کوئی گاڑی نظر آ رہی ہے جس کو ایمبولینس ہے اور اس کے اوپر ریڈ لائٹ جل رہی ہے، سائرن ہے، تو آپ اس کو راستہ دیں. اسی طرح پنجاب کے اندر جو ایمرجنسی ایکٹ 2006 ہے اس کے اندر بھی انہوں نے امینڈمنٹ ایک کی ہے اور اس لاء کے اندر لے کے آئے ہیں کہ اگر پیچھے سے ایمبولینس آ راستہ دیں اور اگر آپ اس کی وائلیٹ کرتے ہیں تو 6 ماہ اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور 50,000 روپے جرمانہ بھی ہے. اسی طرح فیڈرل اسلام آباد کے اندر بھی 2020 کے اندر جو ہے جو ہمارا 1965 کا موٹر وہیکل آرڈیننس اس میں امینڈمنٹ آئی ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے اس ایمبولینس کی جو رائٹ آف وے ہے اس کو ہرڈل کرتے ہیں تو آپ کو 5,000 روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ اتھورائز نہیں ہیں اور اس کے بغیر آپ اپنی گاڑی کے اوپر ریڈ لائٹ یا ایمرجنسی کو چیز کرتے ہیں تو آپ کو فائن جو ہے وہ 50,000 روپے بھی ہو سکتا ہے اور 6 ماہ اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم پاکستان کے اندر اس کے اوپر لیجسلیشن بھی آئی ہے. بٹ امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی شہری ہیں اس کو خیال رکھیں کہ اگر آج کوئی اور اس ایمبولینس کے اندر ہو سکتا ہے تو کل کو آپ کا کوئی اپنا یا آپ کا کوئی جاننے والا بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں لاء کے ساتھ ساتھ جو ایتھکس ہیں اس پہ بھی کام سوچنا چاہیے اور جہاں پہ بھی ایمبولینس کی گاڑی نظر آئے یا اور بھی کوئی ایمرجنسی سروسز ریلیٹڈ گاڑی نظر آئے ہمیں فوراً اس کو راستہ دینا چاہیے اور اس کے پیچھے رش نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ اگر ہم راستہ دے کے تو پھر اس گاڑی کے پیچھے لگاتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اور ایکسیڈنٹس بھی آتے ہیں. آپ لوگ جب روڈ پہ جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی زخمی ہے یا پھر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مریض ہے جس کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، ہاسپٹل لے جانا ہے، راستہ ملتا ہے ایمبولینس کا؟ راستہ بہت مشکل سے ملتا ہے جی. اچھا. یہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے ایمبولینس کے پیچھے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، کبھی آگے کر دیتے ہیں. ہمارے لوگوں کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ وہ ایمبولینس کے آگے جو ہے وہ گاڑی نہ کھڑی کرے، کیونکہ مریض کو جتنی جلدی لے کے جائیں گے زندگی بچ جائے گی اس کی. ہم زندگی بچاتے ہیں لوگوں کی، ایمبولینس کو جتنی جلدی ہو اس ڈال کے ہاسپٹل تک پہنچانا ہمارا کام ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ ایمبولینس دیکھیں نا تو اس کو لازمی راستہ دیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب آگے گاڑی اور جب وہ ایمبولینس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ایمبولینس تیز آ رہی ہے تو ہم بھی تیز نکلیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ ایک دم آگے کوئی گاڑی آ جائے تو ایمبولینس جب ٹکراتی، جب ایک دم بریک لگاتی ہے تو وہ جو اندر والا پیشنٹ ہوتا ہے نا وہ ایک دم اس کو بیچارہ وہ پہلے ہی زخمی ہوتا ہے یا پہلے وہ اس کے برے حالات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے نا نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ انسانیت کی کم از کم قدر کرنی چاہیے، انسانوں کی قدر کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جدھر مرضی ڈرائیو کریں، جو کم از کم ایمبولینس کو آپ راستہ دینا چاہیے. ایمبولینس کا حق ہے. ایمبولینس جو ہے جس میں پیشنٹ ہوتا ہے، جس میں زخمی ہوتا ہے، اس کو راستہ ملے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ راستہ نہیں ملتا، ڈرائیور ایسا بتاتے ہیں. یہ آج میں پہلی دفعہ یہ اتنا اچھا پروگرام دیکھ رہا ہوں کہ جو اس طرف جو ہے نا کہ توجہ دلا رہے ہیں کہ راستے بند ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے صدقہ ہے.
یعنی کہ ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے کہ راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، کانٹا ہے، پتھر ہے. اور یہ تو یہاں آپ نے تو یہ ایک زبردست قسم کا یہ بہت اچھا پروگرام بتا رہے ہیں کہ ایک مریض کے لیے آپ جو ہے نا کہ ایمبولینس کے لیے راستہ. اب آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سڑکیں بلاک ہیں، لیکن اس کے لیے بالکل عوام کے اندر اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. تو یہاں پر اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ راستے بند ہیں، سڑکیں بند ہیں، راستے بلاک ہیں، اور جو ہے نا کہ ایمبولینس کے اندر جو ہے نا کہ ایسے بھی کہ ہم نے واقع دیکھے کہ اس کے اندر جو ہے نا ڈلیوری کیس ہوئے، ایسے بھی ہے کہ جناب اس کے اندر ڈیتھ ہو گئی ہیں. تو راستہ کسی صورت میں بھی جو ہے نا ایمبولینس کے لیے جو ہے نا کہ بند نہیں ہونا چاہیے، راستے کو کھول دینا چاہیے، بلکہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب ایمبولینس دیکھے تو اپنی گاڑی کو، ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی گاڑی کو سائڈ پہ لگائے. ناظرین، اس ایمبولینس کا ڈرائیور جو ایدھی کے ڈرائیور ہیں وہ جو ہے ہمتاً جو ہے ہر وقت تیار تو رہتے ہیں کیونکہ کسی وقت بھی ایمرجنسی کال آ سکتی ہے. جب یہ روڈ پہ جاتے ہیں کیا پرابلم ہوتے ہیں؟ روڈ پہ جب گاڑیاں آپ نکالتے ہیں ہوٹر بھی لگا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ پیشنٹ ہے، اس کو بر وقت پہنچانا ہے، تو راستہ دیتے ہیں لوگ یا راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں؟ جی راستے میں کچھ مشکلات بھی پیش آتی ہیں، رکاوٹیں بھی پیدا کرتے ہیں، اور یہ راستہ بھی کم ہی دیتے ہیں. ووٹر آن کرتے ہیں، پھر وہ راستہ اسپتال پہنچانے کے لیے راستہ پھر وہ دیتے ہیں راستہ. پھر ہم ایک آپ کو ریہرسل دکھاتے ہیں کہ لوگ ایمبولینس کو راستہ دیتے نہیں دیتے. اس کے لیے آپ دیکھیے گا کہ وہ کیسے، کیونکہ ایمبولینس چاہے خالی ہو چاہے اس میں پیشنٹ ہو، زخمی ہو، اس نے جب ہوٹر لگائے تو اس کا مطلب ہے اس کو ایمرجنسی ہے، تو راستہ ملنا چاہیے. ایک پریکٹیکل میں آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے میرے ساتھ چلیے. جی ناظرین، ہم نے آپ کو آج ایک راؤنڈ بھی ساتھ ساتھ دکھا دیا کہ جب ایمبولینس چلتی ہے تو اس میں لوگوں کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. یہ پریکٹیکل شکل میں ہم نے دکھایا. آج ہمارا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ آپ کو یہ بتائیں کہ ایمبولینس کا راستہ جو ہے وہ زندگی کا راستہ ہے. آپ اس کو راستہ دیں گے، اور وہ جو پہلا 1 گھنٹہ ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ فوری طور پر پیشنٹ کو یا زخمی کو آپ اس ایمرجنسی تک پہنچائیں. جب پیشنٹ یا زخمی ایمرجنسی میں پہنچ جاتا ہے، اور ابتدائی 1-2 گھنٹے جو ہوتے ہیں وہی اہم ترین ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بر وقت اس کا جو بلڈ جو ہے وہ کم ہو گیا تو اس کو فوری طور پہ بلڈ ملے. اس کو اگر یہاں پہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو فوری طور پر اس کو ضرورت کے مطابق ٹریٹمنٹ مل جائے، علاج اس کا ہو جائے، اور اس طرح ایک قیمتی جان بچائی جا سکتی ہے. اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ آپ ایمبولینس کو راستہ دیں. ایمبولینس کو راستہ دیتے ہیں، زندگی کو راستہ دیتے ہیں. آپ اس کے پیچھے گاڑی نہ لگائیں، اس کے آگے غیر ضروری طور پر اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں یا پھر اپنی پرائرٹی نہ بنائیں، بلکہ ایمبولینس کو راستہ دیں. یہی وقت کی ضرورت ہے، یہی وقت کا تقاضا ہے، اسی پہ آپ نے عمل کرنا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں، اور آج سے آپ عہد کریں کہ ایمبولینس کو فوری طور پر راستہ دینا ہے تاکہ وہ زخمی کو بر وقت ہاسپٹل پہنچا سکے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.